Audio Jungle. Audio Jungle. पश्चिम बंगाल की यशस्वी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म दिवस आज 67वां जन्म दिवस है। आज नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से केक काट कर मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर जी। ममता बनर्जी का जन्म दिवस मना रहे हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के प्रांगण में। इस दौरान मुख्य अतिथि हैं अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर जी। केक काटा गया है अभी। सभी बच्चों को यहाँ पर जो नेत्र बाधित बच्चे हैं उनको केक खिलाकर उनका मुंह मीठा कर रहे हैं और उनके साथ हैं यहाँ पर अपना भारत मोर्चा के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी, और उनकी तमाम टीम यहाँ मौजूद है। उनके साथ हैं NAB के महासचिव हेम सिंह डागर जी यहाँ मौजूद हैं और तमाम वो लोग हैं जो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म दिवस में शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सभी अशोक तंवर जी और अपना भारत मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार शर्मा जी। ये सभी लोग बच्चों को केक खिला रहे हैं और ये देख रहे हैं आप सीधा अशोक तंवर जी हैं बच्चों को केक खिलाकर ममता बनर्जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। अशोक तंवर जी ने राजेंद्र कुमार शर्मा जी को भी केक खिलाया और सभी टीम के लोग हैं एक दूसरे को केक खिलाकर मुंह मीठा करा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या हो रहा है इस टाइम? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म। अशोक तंवर जी NAB के महासचिव हेम सिंह डागर को केक खिलाकर उनका भी मुंह मीठा करा रहे हैं। इस दौरान आज अशोक तंवर जी ने सभी नेत्र बाधित बच्चों को कंबल देकर उनका सम्मान भी किया और ये देख रहे हैं आप उन सभी बच्चों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्म दिवस है और ये सभी को अशोक तंवर जी कंबल देकर उनका सम्मान कर रहे हैं कि इस समय सर्दी का मौसम है, उसके चलते ये सभी वो नेत्र बाधित बच्चे हैं जिनको आज अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर जी द्वारा कंबल दिए जा रहे हैं और उसके साथ फल भी है यहाँ पर। उनको उसके बाद फल भी वितरित किए जाएंगे। ये देख रहे हैं आप सभी बच्चों को अपने हाथों से वो कंबल दे रहे हैं और अशोक तंवर जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बड़े दयालु किस्म के व्यक्ति हैं और ऐसे कार्यक्रमों में बराबर हिस्सा लेते रहते हैं और आज भी इसी के चलते बड़ा अच्छा मौका है उनके हाथ में कि आज ममता बनर्जी का जन्म दिवस वो आज नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के प्रांगण में मना रहे हैं। करें जी शुरू। सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, महावीर जी, सही राम रावत जी, केसरी जी, गजेंद्र जी, हमारे लाना साहब, कुसुम जी, हमारे सरपंच साहब जोगिंदर जी, तहसीलदार साहब, सभी साथीगण, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ख़ास तौर से हमारे पत्रकार साथियों का कि आज सभी साथी हमारे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो हमारे नेत्रहीन बच्चे हैं, भविष्य है इस देश का, उनके लिए काम करते हैं। आज उनके बीच में हमने ममता दीदी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और देश के एक कद्दावर नेता हैं, आज उनके 67वें जन्म दिवस के मौके पर हमने इन बच्चों के साथ जो नेत्रहीन बच्चे हैं, जो फिजिकली चैलेंज हैं लेकिन जिनका मनोबल बहुत बड़ा है, जिनके हौसले बहुत बड़े हैं, जो सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हमने आज ये जन्म दिवस ममता जी का मनाया है। ममता दीदी को हम तमाम हरियाणा वासियों की तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से, आप सभी की तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। उनका स्वस्थ और लंबा जीवन हो और इस देश में जो चुनौतियां हैं इस देश के सामने, उनको एक सशक्त नेतृत्व के तौर पर वो आगे लीडरशिप दे सके, नेतृत्व कर सके, क्योंकि नेतृत्व उन्होंने किया है।
15-16 साल की उम्र से उन्होंने शुरुआत करी अपने राजनीतिक जीवन की और 84 में पहली बार सांसद चुनकर के आई। सबसे कम उम्र की सांसद उस समय वो थी और 27 साल केंद्र की राजनीति में, संसद में, इस देश के विभिन्न पदों पर रहते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्होंने सेवा करी, बड़े से बड़े पद पर रहे। और 2011 में करीबन 4 दशक का जो वामपंथी दलों का शासन था बंगाल के अंदर, उसको उखाड़ फेंकने का काम किया। और अब जिस तरह के भविष्य की लड़ाई दिखती है, जो इस देश के सामने तमाम चुनौतियां हैं, उसमें साफ साफ ये उभर करके आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई शिकस्त देगा आने वाले समय में, जैसे उन्होंने बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर के वहाँ पर उस विजय रथ को, जो शाम दाम दंड भेद और अपनी हर तरह की जो ताकत है, पैसे की ताकत, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, तमाम और भावनात्मक मुद्दों को लेकर के बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, अगर उसको रोकने का काम किया तो बंगाल में हुआ। और उसके बाद ये स्पष्ट हो गया पूरे देश के अंदर कि वही आने वाले समय में एक मजबूत पूरे देश के अंदर तृणमूल कांग्रेस को भी खड़ा करेंगी और लोगों की शक्ति का सदुपयोग करके एक नया विपक्ष भी और नया विकल्प भी इस देश को देंगी। और उसी भावना के तहत हम सब भी उनके साथ जुड़े और आज उनके साथ जुड़ने के बाद ये पहला जन्मदिन हम मना रहे हैं, तो यही हम कामना करेंगे कि इसी तरीके से उनका बार बार जन्मदिन मनाते रहें, उनकी लंबी आयु हो और वो आने वाले समय में इस देश का नेतृत्व करें। और इस हरियाणा में भी हम उनके नेतृत्व में आने वाली सरकार तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। मैं एक बार फिर तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके सवालों में बहुत से और जवाब आएंगे, तो मैं यहीं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। ममता बनर्जी भाजपा की जो स्पीड है उस पर लगाम लगाने का काम करेगी और आने वाली सरकार तृणमूल कांग्रेस की होगी। लेकिन अभी पीछे चर्चा में है ममता जी कि अडानी और अंबानी के साथ कई कार्यक्रम इन्होंने अटेंड किए और हम समझें कि भाजपा ने इनको राजी कर लिया अपने साथ मिलाने के लिए, या फिर इनकी बात को मानने के लिए। देखिए, देश के जो उद्योगपति हैं, अगर कोई कार्यक्रम है, कुछ और है मुद्दे, क्योंकि जो भी इस तरह के लोग होते हैं उनके एक जगह तो नहीं, पूरे देश के अंदर काम चलते हैं। और अगर कोई राजनेता से कोई बिजनेसमैन मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि उसके राजनीतिक मायने बहुत ज़्यादा देखने चाहिए। मैं तो गुजरात का प्रभारी रहा हूँ 3.5 साल, तो उस तरीके से तो स्पष्ट है कि वो किसके साथ है। तो मुझे लगता है कि लड़ाई बड़ी है और लड़ने के लिए एक ही शख्स आज पूरा देश देख रहा है। किसान मजदूर से लेकर के कर्मचारी, साधारण जनता, किसी की भी हम बात करें, वो उनको देखता है कि वो भविष्य में ऐसी ताकतों को जो देश को लूटने का काम कर रही हैं, जो देश को कमज़ोर करने का काम कर रही है, जो देश को बांटने का काम कर रही है, वो सब आज उनके साथ लामबंद है। और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है। और हमारी लड़ाई इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ भी है जो लोगों का शोषण करके केवल चंद लोगों का पोषण करते हैं। अगर कोई मिलता है तो मुझे लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं निकालना चाहिए। आज वाले जो हालात चल रहे हैं भाजपा के, किसी से छुपे नहीं, चाहे किसानों की बात करें, महंगाई की बात करें, जातिवाद की बात करें, तो आपको लगता है तृणमूल कांग्रेस हरियाणा में कुछ अपना अच्छा मोर्चा संभाल? हरियाणा में तो कल ही हमने नववर्ष सम्मेलन किया है। वहाँ रोहतक के अंदर हजारों लोगों ने वहाँ पर शामिल भी हुए, नए लोगों ने सदस्यता भी ग्रहण करी। और आने वाले समय में आज हमारी मीटिंग भी है उसी सिलसिले में। 14 तारीख से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं
और यात्रा की कल सारे लोगों ने मिलकर के यही कहा कि यात्रा की शुरुआत हम फरीदाबाद से करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज महत्वपूर्ण लोगों की हमने मीटिंग बुलाई है यहाँ पर, और उसके बाद कहाँ से शुरू होगी, फरीदाबाद में क्या रूट रहेगा, उस सब के ऊपर वो करेंगे। तो हर गांव के अंदर, हर कस्बे में, हर छोटे से छोटे गली मोहल्ले में जो हम लोगों ने मेहनत करी हुई है वो लोग सारे बैठे हुए हैं। केवल उनको एक सूत्र में पिरोने की जरूरत है और वो हम पिरो लेंगे। और तृणमूल कांग्रेस ना पार्टी लोगों के जहन में तो वो बैठी हुई है, ना तो ऐसा है कि वो नहीं है, ना ममता जी नहीं है और ना हम नहीं है। तो ये तो कभी किसी ने सोचा था ना था 2014 से पहले कि चार विधायकों वाली पार्टी वो सत्ता में बैठ जाएगी, लेकिन लोगों ने मन बनाया, परिवर्तन हुआ। तो ऐसा ही परिवर्तन अब देश की जनता वो देश के अंदर चाहती है और हरियाणा की जनता तो पूरी तरीके से तैयार है। तंवर साहब, लगता नहीं कि कुछ बड़े सपने देख लिए? आप पुराने आदमी, आपका अनुभव बहुत है। नहीं, सपना तो मैंने बहुत छोटा देखा है अभी। संगठन आपका बहुत बड़ा है, सवाल जी, संगठन का अनुभव आपका बहुत बड़ा है। लगता नहीं कि बहुत बड़ा सपना देख लिया पूरे देश की प्रधानमंत्री ममता बनर्जी, हरियाणा की अगली जो सरकार बनेगी वो टीएमसी। अगर संगठन की बात करें तो संगठन के नाम पर तो आपके पास अभी कुछ है नहीं। तो इतने बड़े सपने जब आप देखते हैं तो ये सोते हुए देखते हैं या सुबह उठ के जग जाते हैं उसके बाद? नहीं, हम तो जागते में ही देखते हैं, सोने का तो अपने पास कभी टाइम था ही नहीं। तो 22 घंटे जब हम काम करते हैं, 20-22 घंटे, तो उसी हिसाब से फिर सपने देखने मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, 18-20 घंटे मिनिमम हमने अपने राजनीतिक पिछले 2.5-3 दशक में काम किया, और उसी के साथ जिस तरीके का रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है, मैं उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि आने वाली सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी दोनों जगह तृणमूल कांग्रेस की होगी। जहां तक मामला संगठन का है, तो मैंने कहा कि सब जगह लोग हमारे हैं, हर गांव में है। एक जिस तरीके से हम लोगों ने मेहनत करी पीछे, तो उन लोगों की आज भी भावना व्यक्ति के साथ भी होती है, विचारधारा के साथ भी होती है। तो असली कांग्रेस ही अभी तृणमूल कांग्रेस है, बाकी तो सब साठ गांठ का सौदा बच गया है। मैंने ये सवाल जो पूछा तो मैंने इसलिए पूछा कि मैंने कांग्रेस के दिनों की आपकी मेहनत देखी है। तो मेहनत वही है, उसी मेहनत के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम जल्दी संगठन भी बनाएंगे और लोगों का रिस्पॉन्स भी होगा। और अगले 3 से 4 महीने, अगर कोरोना की ये लहर बहुत ज्यादा पहले की तरह नहीं हुई, तो अगले 3 महीने के अंदर कांग्रेस और भाजपा के समकक्ष, मैं बहुत ज्यादा आगे तो नहीं कहता, वो तो समय साबित करेगा जब चुनाव होगा, लेकिन पब्लिक डोमेन के अंदर, पब्लिक परसेप्शन के अंदर तृणमूल कांग्रेस उनसे ज्यादा स्पेस लेकर के और मजबूती से उनकी लड़ाई और आवाज उठाने का काम करेंगे। जिस नई टीम को आपने कांग्रेस में तैयार किया, पहला कांग्रेस जो आपने तैयार की, एक जमे जमाए संगठन के अलावा जो पहला कांग्रेस थी, जब आपको जरूरत पड़ी, ऐसे कई संगठन जब आपको जरूरत पड़ी और जब लास्ट समय जब आप पूरी तरह से अपनी लड़ाई और अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली में लड़ाई कर रहे थे, तब तो आप बिल्कुल अकेले नजर आए, आपकी पूरी की पूरी टीम बिल्कुल अलग नजर आई। उन लोगों के भरोसे जो एक बार आपसे अलग हो चुके हैं, जिन पर भरोसा आपका होता, तो क्या उन लोगों के भरोसे आप बात कर रहे हैं? ये सभी नहीं, ये तो पूरा नया सिस्टम जुड़ रहा है। जो एक फिल्टर होना था वो फिल्टर हो गया। जो लोग जज्बे के साथ देश और प्रदेश बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ना चाहते हैं, हमारी तो वही लड़ाई है। जो भाई साहब कह रहे थे अभी, अडानी अंबानी और पूंजीवादी व्यवस्था, शोषण की व्यवस्था, हमारी तो उसी के खिलाफ हमेशा लड़ाई पहले भी थी और आज भी है। हम तो उसी भाजपा से आज भी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जो लोग नहीं लड़ते थे, अब वो दिखावा कर रहे हैं लड़ने का। एक्चुअल में तो पिछले 7 साल में आप अगर उठा करके देखोगे तो लड़ाई जमीनी स्तर पर अगर लड़ाई हुई तो वो हमने और हमारे साथियों ने लड़ी। और आज भी जो लोग टिकटों के चक्कर में, पदों के चक्कर में, जिनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं, उसको अशोक तंवर के ऊपर क्या विश्वास होगा। लेकिन जिनको अपने ऊपर विश्वास है, उनको मेरे ऊपर भी विश्वास है, उनको सर्वशक्तिमान के ऊपर भी विश्वास है। और वो सब लोग, मुझे लगता है कि नए पुराने सबका मिला करके ताना बाना बनेगा और तृणमूल परिवार जो है सबसे बड़ा परिवार इस हरियाणा के अंदर होगा, जो आने वाले समय में इस भ्रष्ट, निकम्मी और निर्दयी सरकार, संवेदनहीन सरकार को बदलने का काम करेगा। जब कांग्रेस जैसा जमा
नए संगठन में कितना शामिल थे? नहीं, जमा कुछ नहीं था वहाँ तो 70% लोग तो सिर्फ उनको पद ही चाहिए थे कि अध्यक्ष बन जाए। आज भी वही लड़ाई चल रही है वहाँ। बीजेपी को लाने वाले कौन है? 2014 में धीरे धीरे खुलासा, अभी समय नहीं है उसका। आज तो ममता जी के जन्मदिन दिवस के मौके पर हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सब खुलासा करेंगे कि कैसे कैसे 14 की सरकार लाने में बीजेपी की इन्हीं गद्दारों का रोल था। 19 में भी इन्होंने ही किया और अंदर से ये मिल करके आने वाले समय में भी इस कांग्रेस को उठने नहीं देंगे। तो जिसने अपना भविष्य सुरक्षित करना है, जो देश के लिए लड़ना चाहता है, जो आम जनता के लिए संघर्ष करना चाहता है, तो उनके पास प्लेटफॉर्म ही देश के अंदर एक है और वो है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी। गांधी परिवार वर्सेस गुंडे। तो केवल 23 गुंडे हैं? नहीं, एक्चुअल में तो ये 330 है। एक्चुअल में तो ये 330 है, 323 है, 330 है। लेकिन इन गुंडों में भी एक और कंपटीशन है। ये गुंडे कहते हैं कि भाई ये छोटे मोटे गुंडों का नाम मत लो। जैसे बड़ा गुंडा होता है ना, वो कहता है कि मेरा गिरोह का नाम चलना चाहिए, नीचे 50 गिरोह के नाम से थोड़ा चलेगा। गिरोह का तो एक ही होता है सरगना। तो ऐसे ही इन्होंने एक एक स्टेट में, जैसे हरियाणा में भी 2-3 लोग हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये 330 का ठीक है, हमने चिट्ठी लिखी, इनके साइन हो गए, लेकिन नाम 1-2 का ही आएगा सामने। पूरी पार्टी में केवल शरीफ एक अशोक तंवर, बाकी सारी की सारी पार्टी गुंडों में शामिल थी? नहीं, सारे क्या केवल 330 ही लोग हैं कांग्रेस में? बड़े नामों की बात कर रहा हूँ। नहीं, बड़े नामों में भी और भी बहुत हैं, ऐसा नहीं, और भी बहुत लोग हैं। लेकिन अगर 330 लोगों की भावना जो टॉप लीडरशिप में हो, मान लीजिए 1000 लोग हैं और 1000 में से 330 की भी अगर भावना ये है कि हमें इस तरीके से करना है ब्लैकमेल और कांग्रेस को कमजोर करना है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे करना है, तो मुझे लगता है कि उस पार्टी का अस्तित्व कोई बचा नहीं सकता। फरीदाबाद है, फरीदाबाद की बात कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की फरीदाबाद से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कब तक करा जाएगी? देखिए, अगले हम कुछ दिन के अंदर हम अपने जिलों की और प्रदेश की जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, एडॉक कमेटी जिसको हम बोलेंगे, उसको हम तुरंत गठित कर रहे हैं। ये तो हो जानी चाहिए थी जिस दिन हमने ऑफिस खोला था उसी दिन, लेकिन लोगों का रुझान इतना है, रोज नए नए लोगों के फोन आते हैं कि जी हम बताइए कब तृणमूल कांग्रेस, कब मिलें, कैसे करें, क्या है। कोई कहता आप हमें छोड़ गए। मैंने कहा हमने नहीं छोड़ा भाई, आप हमें छोड़ गए, जैसा आप कह रहे थे। तो बहुत से लोग नए भी ज्वाइन कर रहे हैं, पुराने भी हैं, और सबके समावेश की वजह से डिसीजन लेना थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन अब मोटा मोटा तैयार हो गया है। तो जल्दी हम वो करके और जिलों की हमारी मीटिंग्स होंगी, मेंबरशिप होंगी, जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे। और जो कार्यक्रम हमने करने हैं, ये जो यात्रा का कार्यक्रम है, इसमें हम पैदल भी चलेंगे, साइकिल पे भी चलेंगे, ट्रैक्टर पे भी चलेंगे, जोटा बुग्गी पे भी चलेंगे, ऊंट पे भी बैठेंगे, शादी वाली बग्गी में भी बैठेंगे, जैसा जहाँ पर मामला होगा। ट्रैक्टर में, बस में। तारीख फाइनल है 14 तारीख, यही 14, और जिला भी फाइनल है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद से आज इसीलिए मैं आया हूँ, वरना पहले तो इन साथियों कल ही हमारी मीटिंग थी, कल रात को ही फरीदाबाद से शुरुआत। फरीदाबाद से हम शुरू करेंगे और पूरे हरियाणा के अंदर ये यात्रा 45 दिनों के अंदर, एक दिन में एवरेज हम 2 से 3 विधानसभा करेंगे, तो 45 एक दिन की ये यात्रा रहेगी। हर विधानसभा में जाएगी, हर जो वर्ग विशेष है उसको टारगेट करेंगे, उनसे मिलेंगे, और उसके बाद जो मुद्दे निकल करके आएंगे वो हमारा आने वाले समय में एक संकल्प पत्र टाइप होगा, और उसी को लेकर के हम जनता के बीच में और मजबूती से जाएंगे।